क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जो कभी पाकिस्तान की सड़कों पर गरीबी से जूझता था, वो एक दिन इतना अमीर हो जाए कि लोग कहें, सेठ अबिद के पास इतना पैसा है कि वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सेठ अबिद हुसैन की, जिन्हें गोल्ड किंग कहा जाता था। ये वो शख्स थे जो कभी सोने की तस्करी के लिए मशहूर हुए, लेकिन उनके राज ऐसे थे कि आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो सिर्फ एक तस्कर थे या मुल्क के लिए एक गुप्त हीरो? क्या उनकी दौलत सिर्फ अपराध से आई या इसमें पाकिस्तान की सियासत और राष्ट्रीय हितों का हाथ था? आज इस वीडियो में हम उनके जीवन की परतें उधेड़ेंगे। कुछ ऐसी कहानियां जो अखबारों में छपीं, कुछ जो अफवाहों में घूमती रहीं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई हमेशा दो पहलू रखती है, एक जो दिखता है और एक जो छिपा रहता है। चलिए शुरू करते हैं उनकी जड़ों से। कल्पना कीजिए, 1933 में कसूर के एक छोटे से गांव में जन्मा एक लड़का, जिसके पिता एक कुम्हार थे या जानवरों की खालों का व्यापार करते थे। अलग अलग सोर्स अलग बात कहते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक सेठ अबिद हुसैन का जन्म 1933 में कसूर में हुआ और उनका परिवार कलकत्ता से आया था। लेकिन अद न्यूज अखबार के 17 जनवरी 2021 के आर्टिकल में लिखा है कि वो चरम गरीबी में पले, पिता कुम्हार थे और बचपन में दोस्तों के साथ मिलकर सोने की तस्करी में कदम रखा। क्या आप सोच सकते हैं कि पार्टीशन के वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंट रहे थे, एक युवा अबिद ने पाकिस्तान चुन लिया और कराची की सराफा बाजार में छोटी सी दुकान से शुरुआत की। उनके पिता सैयद मर्तिब अली, जो लॉजिस्टिक्स में कॉन्ट्रैक्टर थे, 1950 में परिवार को कराची ले आए। सेठ अबिद ने पिता की मदद की, लेकिन उनकी नजरें आगे थीं। क्या गरीबी इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि वो जोखिम लेने से नहीं डरता? प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे के 17 जनवरी 2021 के आर्टिकल में बताया गया है कि वो बचपन से होशियार थे और दोस्तों, जो बाद में उनके जीजा बने, के साथ मिलकर अवैध सोने के व्यापार में उतरे। ये वो दौर था जब पाकिस्तान नया नया बना था, अर्थव्यवस्था कमजोर थी और सोने की तस्करी एक बड़ा धंधा था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका था या इसमें कुछ बड़ा राज छिपा था? अब तनाव बढ़ता है। 1950 और 1960 के दशक में सेठ अबिद ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान और गल्फ देशों में नेटवर्क बना लिया। डेली पाकिस्तान के 11 जनवरी 2021 के आर्टिकल में लिखा है कि वो जमीन और समुद्र के रास्तों से सोना लाते थे और 1968 में उन्हें 31 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन वो बच निकले, या कहें कि उनके कनेक्शन काम आए। यूट्यूब वीडियो सेठ अबिद, द गोल्ड किंग ऑफ पाकिस्तान, मिथ और रियलिटी में बताया गया है कि वो बॉर्डर पार करके सोना लाते थे और उनका धंधा इतना बड़ा हो गया कि उन्हें साउथ एशिया का सबसे बड़ा सोने का तस्कर कहा जाने लगा। क्या तस्करी सिर्फ जुर्म है? समर्थकों का कहना है कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त सोना एक बड़ी मुद्रा था। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये अवैध था और इससे मुल्क की इमेज खराब हुई। प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे के आर्टिकल से उद्धरण: गोल्ड स्मगलर, रियल एस्टेट डेवलपर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, द मैन वॉज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी इमेजिनेशन फॉर वेल ओवर हाफ अ सेंचुरी। क्या आप मानेंगे कि एक तस्कर मुल्क का हीरो भी बन सकता है? आगे की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा। लेकिन पहले उनकी दौलत की बात। 2017 में उनकी नेटवर्थ $3 बिलियन आंकी गई, जैसा विकिपीडिया पर लिखा है। कैसे एक गरीब लड़का इतना अमीर बना? जवाब है स्मार्ट नेटवर्किंग और जोखिम। 1970 के दशक में सेठ अबिद ने तस्करी से निकलकर वैध धंधों में कदम रखा। उन्होंने अबिद ग्रुप बनाया और लाहौर में ईडन विलास और ईडन गार्डन्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स डेवलप किए। DHI लाहौर में वो सबसे बड़े प्रॉपर्टी ओनर थे। द न्यूज के आर्टिकल में कहा गया है कि 1980 में वो क्लीन चिट लेकर बिजनेस में आए और जल्दी ही रियल एस्टेट के बादशाह बन गए। अबिद मार्केट, जो लाहौर में मशहूर है, उनका निशान है। क्या आप जानते हैं कि उनकी दौलत इतनी थी कि लोग कहते थे, सेठ अबिद दुबई खरीद सकता है? टिकटॉक वीडियो सेठ अबिद, द गोल्ड मोगल ऑफ दुबईज बिजनेस एम्पायर में ये दावा है। लेकिन तनाव यहां बढ़ता है। क्या ये दौलत सिर्फ वैध थी? कुछ सोर्स कहते हैं कि तस्करी का पैसा इसमें लगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव। समर्थक उन्हें पाकिस्तान की शुरुआती इंडस्ट्री का बिल्डर मानते हैं, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने। आलोचक कहते हैं कि वो एलीट क्लास के सिंबल थे, जो चुपके से पावर इस्तेमाल करते थे। फेसबुक पोस्ट से जियो इंग्लिश टीवी की, हेलिंग फ्रॉम कसूर, सेठ अबिद वॉज वन ऑफ पाकिस्तान्स फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन्स।
क्या अमीरी हमेशा सम्मान लाती है या कभी कभी शक भी? अगली सीन में राजनीतिक कनेक्शन का राज खुलता है। अब कहानी में ड्रामा आता है। सेठ अबिद के गवर्नमेंट से गहरे रिश्ते थे, खासकर मिलिट्री रूल के दौरान। भुट्टो के वक्त वो फरार रहे क्योंकि भुट्टो ने उनके खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन पकड़ नहीं सके। 1977 में जनरल जिया उल हक को सरेंडर किया और डील हुई। डेली पाकिस्तान के आर्टिकल में लिखा है कि उन्होंने जेपीएमसी और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को डोनेशन दिए और क्लियर हो गए। जिया ने उन्हें कैबिनेट में जगह ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोर्डरूम से पावर चलाना पसंद करते थे, न कि पोडियम से। बड़ा ट्विस्ट। कुछ सोर्स कहते हैं कि 1970 में यूएस एम्बार्गो के दौरान उन्होंने फ्रांस से न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट स्मगल किया पाकिस्तान के लिए। यूट्यूब वीडियो द गोल्ड स्मगलर हु हेल्प्ड पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये दावा है। क्या ये सच है? समर्थक कहते हैं हाँ, वो नेशनल हीरो थे। आलोचक कहते हैं ये मिथक है। ग्रोकीपीडिया से उद्धरण, he allegedly smuggled a nuclear reprocessing plant from France to Pakistan during a US embargo in the 1970s। क्या तस्करी कभी मुल्क के हित में हो सकती है? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में उनके कनेक्शन उन्हें बचाते रहे, लेकिन विवाद भी बढ़ाते रहे। क्या वो पावर के पीछे थे या पावर उनके पीछे? अब कहानी का सॉफ्ट साइड। सेठ अबिद सिर्फ अमीर नहीं थे, वो दानी भी थे। 1964 में उन्होंने हमजा फाउंडेशन बनाई, जो बहरे बच्चों के लिए थी, क्योंकि उनके परिवार में कई बहरे थे। विकिपीडिया पर लिखा है कि ये लाहौर में एकेडमी चलाते थे। उन्होंने शौकत खानुम कैंसर हॉस्पिटल को डोनेशन दिए और जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर को 1.51 लाख रुपये। डेली पाकिस्तान कहता है कि वो पैशनेट फिलैंथ्रोपिस्ट थे। क्या एक तस्कर इतना नेक हो सकता है? अलग पर्सपेक्टिव। समर्थक कहते हैं कि ये उनकी सच्ची पहचान है, जो समाज को लौटा रहे थे। आलोचक कहते हैं कि ये इमेज क्लीन करने का तरीका था। इंस्टाग्राम पोस्ट से सेठ अबिद हुसैन वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्ड किंग ड्यू टू हिज गोल्ड ट्रेडिंग बिजनेस, लेकिन उनके दान ने हजारों जिंदगियां बदली। क्या दान से पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं? ये विचार आपको रुकने नहीं देगा। तनाव अब पर्सनल हो जाता है। सेठ अबिद के 3 बेटे और 3 बेटियां थीं, लेकिन परिवार में दुख कम नहीं। 2006 में उनके बेटे सेठ हाफिज अय्याज अहमद की हत्या हो गई। 2022 में एक बेटी की भी हत्या। ग्रोकीपीडिया में लिखा है कि ये त्रासदियां उनके जीवन का हिस्सा रहीं। क्या इतनी दौलत होने पर भी परिवार सुरक्षित नहीं रहता? यूट्यूब वीडियो सेठ अबिद गोल्ड किंग और नेशनल हीरो में बताया गया है कि उनकी जिंदगी रहस्यों से भरी थी और परिवार के दर्द ने उन्हें और बंद कर दिया। क्या अमीरी खुशी लाती है या और मुश्किलें? ये सवाल उनकी कहानी को इंसानी बनाता है। 8 जनवरी 2021 को कराची में सेठ अबिद का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 85-88 साल थी। द न्यूज कहता है कि वो पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी विरासत विवादास्पद है। कुछ उन्हें हीरो मानते हैं, कुछ तस्कर। प्रॉफिट पाकिस्तान टुडे से द लास्ट ऑफ द आउटलॉस। क्या वो युग अब खत्म हो गया जहां चुपके से पावर चलती थी? उनके प्रोजेक्ट्स और फाउंडेशन आज भी चल रहे हैं, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या पाकिस्तान की दिशा व्यापारियों ने बदली, न कि सियासतदानों ने? तो दोस्तों, सेठ अबिद की कहानी हमें सिखाती है कि पावर हमेशा दिखाई नहीं देती। क्या आप उनकी तरह किसी रहस्यमयी शख्सियत को जानते हैं? कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा ऐसी कहानियों के लिए चैनल ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज।